हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3 लर्निंग हब। ये क्लास 1 है। बीएड सिलेबस, बीएड स्पेशल एजुकेशन का जो सिलेबस है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, जो कि कॉमन है, कॉमन सब्जेक्ट है उसमें एरिया 1, जिसमें ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम। तो ये हम देखते हैं, ये सभी डी ट्रिपल एस बी के वी एस टीजीटी पीजीटी स्पेशल एजुकेशन पीआरटी में और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जिसमें हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट 1 जो है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, आज हम वो जानेंगे उसमें क्या होता है, किस तरीके से इंसान का विकास होता है अलग अलग इन्फेंसी टू अडल्टहुड में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या उनका डिफरेंस है, ये हम देखेंगे। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो सारे ही एग्जाम्स में आता है और बीएड लेवल पर भी, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पर भी वो बहुत पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ही देखेंगे। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों टर्म में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, ये मेजर कर सकते हैं हम इसको साइज, हाइट, वेट या फिर किसी भी नंबर में। इसमें नंबर इन्वॉल्व होते हैं। क्वांटिटेटिव चीज़ें कौन सी होती हैं? जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ग्रोथ क्या रेफर करती है? एक क्वांटिटेटिव चेंज, एक क्वांटिटेटिव बदलाव हमारे बॉडी में, जिसमें किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी हो। कौन सी चीज़ों में? उसके साइज में, हाइट में, वेट में या फिर उसके नंबर में। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है। इसमें किन चीज़ों में इंप्रूवमेंट होता है? फंक्शंस में, स्किल्स में, एबिलिटीज़ में, बिहेवियर में। ओके। नेचर क्या होता है ग्रोथ का? ग्रोथ का नेचर होता है फिजिकल और मेजरेबल। अभी मैंने डिस्कस किया है वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव होता है तो इसका मतलब है कि वो फिजिकल होगा, कहीं ना कहीं हम उसे देख पाएंगे, माप पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। मेजर किन किन चीज़ों में कर सकते हैं? हम उसे अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है सेंटीमीटर, के किलोग्राम। जब उसका वजन बढ़ता है तो हम केजीज में मेजर करते हैं। सेंटीमीटर मतलब लेंथ में, इंचेस में, फीट में। ओके, नंबर्स होंगे। यहीं अगर डेवलपमेंट का नेचर देखें तो वो फंक्शनल होता है, हमेशा डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होता। मेजरमेंट किस तरह होती है, उसका असेसमेंट किस तरह होता है? माइलस्टोन को ऑब्जर्व करके और बिहेवियरल चेंजेस में। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा चलना सीखता है तो हम कैसे ये बोलते हैं कि बच्चा डेवलप हो रहा है, उसकी स्किल डेवलप हो रही है, उसकी वॉकिंग स्किल डेवलप हो रही है। पहले वो क्रॉल करता है, घुटनों घुटनों चलता है, फिर वो खड़ा होने शुरू होता है, उसके बाद वो वॉक करना शुरू होता है, धीरे धीरे वो भागना, कूदना, उछलना, इन सब चीज़ों में भी उसकी जो ग्रॉस मोटर एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप करती हैं। और क्या स्कोप है? ग्रोथ जो है वो बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि उसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है, इमोशनल डेवलपमेंट आता है, सोशल और मोरल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स आते हैं। अब टाइम पीरियड देखते हैं। ग्रोथ का टाइम पीरियड जो है वो एक सर्टेन एज तक होता है। फिजिकल ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। और डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि पूरी जिंदगी चलता है, जब तक फ्रॉम टूम टू, क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही प्रिविलेंस जो है आपका, जस्ट स्किप फ्रॉम माई माइंड। खैर, जब फ्रॉम वूम टू टूम, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और जब तक वो उसका लाइफ का एंड चल रहा होता है तब तक डेवलपमेंट रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डिपेंडेंस ग्रोथ जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट के, मतलब हम यहाँ डिपेंडेंस की बात क्या है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। तो ग्रोथ में डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, जो कि डेवलपमेंट प्रॉपर हो ना हो ग्रोथ हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट को कभी कभी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, या फिर, लेकिन वो क्यों? एक्सपीरियंस और लर्निंग पर भी डेवलपमेंट
हो सकता है। इसकी क्या रीज़न है, जैसे कि बच्चा जो ऑटिस्टिक बच्चा है या एडीएचडी बच्चा है वो आपको 18-20 साल के बच्चे मिलेंगे, लेकिन उनका डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ से तो वो बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं आपको, उनका वो 18 साल के हो चुके हैं, 20-21 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट वो जो मानसिक विकास है उनका, जो मोरल एस्पेक्ट है, जो सोशल इमोशनल कॉग्निटिव विकास है, वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। ओके, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रोथ का जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब बच्चा 3 से 5 साल तक की उम्र में होता है तो उसकी जो हाइट है वो किस तरह बढ़ती है। 90 से 110 सेंटीमीटर के बीच में उसकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और एक बच्चे का जो वज़न है वो बर्थ से लेकर बर्थ पर उसका वज़न 3-2.25 किलो, 3 किलो, 3.25 किलो होता है। हम सुनते हैं ना, अरे ये बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी पैदा हुआ है, 4 किलो का बच्चा पैदा हुआ है या 3.25 किलो का। फिर उसका वज़न जो है धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है, 1 साल तक वो ऑलमोस्ट 10 केजी तक पहुंच जाता है। तो ये क्या दिखाता है, ये ग्रोथ दिखाता है कि ग्रोथ भाई क्वांटिटेटिव है। एक तो मतलब वो आप उसको क्वांटिटी है उसकी, कुछ कुछ नंबर दिया हुआ है उसके साथ, और दूसरी चीज़ जी आप उसको मेजर भी कर सकते हो। क्या एग्जाम्पल होता है डेवलपमेंट का, जैसे कि बच्चा अब डेवलपमेंट के है ना, यहाँ तो ग्रोथ का देख लिया हमने, अब डेवलपमेंट का देखते हैं। तो डेवलपमेंट का क्या एग्जांपल हो सकता है कि एक बच्चा जब बोलना सीखता है, एक शब्द बनाने के लिए उसके 3 से 4 साल, कहीं कहीं 5 साल बच्चे को लग जाता है। तो हम लैंग्वेज ये देखते हैं हम कि लैंग्वेज किस तरह डेवलप होती है। पहले वो कू का पा मा ई, छोटे छोटे ऐसे एक सिलेबल, एक छोटा सा शब्द ही बोल पाता है, माँ बा ऊ आ। धीरे धीरे क्या करता है वो, मामा, काका, बाबा, हम्म, उसके जो शब्द हैं वो दो, एक उसी शब्द को वो दो जोड़ना शुरू करता है। धीरे धीरे उसके बाद शब्द को जोड़ने के बाद वो दो अलग शब्दों को जोड़ता है। उसके बाद वो धीरे 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 अपना पूरा सेंटेंस बनाना शुरू करता है। तो ये होता है डेवलपमेंट, धीरे धीरे होता है ये। टॉडलर भी मैंने एग्जांपल दिया था, किस तरीके से वो खुद को एक वॉक इंडिपेंडेंट किस तरह चलना शुरू किस तरह करते हैं। पहले वो घुटनों घुटनों चलते हैं, फिर खड़े होना शुरू होते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं धीरे धीरे, फिर दौड़ना शुरू हो जाता है। तो ये हमें दिखाता है किस तरह मोटर डेवलपमेंट होता है। एक चाइल्ड स्टार्ट करता है अपने खिलौनों को शेयर करना, ये दिखाते हैं उसका सोशल डेवलपमेंट और उसका इमोशनल डेवलपमेंट। These changes show development because they reflect improvement in skills and behavior. डेवलपमेंट में क्यों ये चीज़ें डेवलपमेंट दिखा रही, क्योंकि वो उसकी सिर्फ उस साइज में नहीं, सिर्फ साइज में ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वो बढ़ भी रहा है, ग्रोथ हो रही है। जो ऑटिस्टिक और एडीएचडी चाइल्ड है वो ग्रो तो कर रहा है, ग्रोथ तो उसकी हो रही है, लेकिन उसका डेवलपमेंट जो है वो उसके साथ साथ ग्रो नहीं कर रहा, वो उससे पीछे है, उससे वो लैग कर रहा है, धीरे 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 हो रहा है। तो ये जो लैग है ये हमें स्पेशल नीड के बच्चों में नजर आता है। ओके, अब एक कंबाइन एग्जांपल देखते हैं। एक बच्चा है जो कि नॉर्मल ग्रोथ है उसकी और हाइट भी नॉर्मल है उसकी, ग्रोथ नॉर्मल, हाइट नॉर्मल। अ चाइल्ड में शो ग्रोथ नॉर्मल बाय गेनिंग वेट और हाइट, जो भी हमने एग्जांपल दिया, लेकिन उसका डेवलपमेंट में डिले हो सकता है, वो बोल नहीं पाएगा, या फिर फॉर एग्जांपल अगर वो बोल नहीं पा रहा, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, परफॉर्मेंस उसकी उतनी परफॉर्मेंस नहीं है, एक एज अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस नहीं है, या फिर सेल्फ स्किल्स होती हैं जैसे कि अपने बटन लगाना, वॉशरूम यूज़ करना, खाना खाना, पानी पीना, सेल्फ ब्रश करना, हाथ धोना, मुंह धोना, ये सेल्फ हेल्प स्किल्स में आता है। ये उसकी अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाती, लेकिन वो ग्रोथ तो हो रही है उसकी। तो ये एक बहुत कंबाइन एग्जांपल हो सकता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम एक डिफरेंस देखते हैं। ग्रोथ ये एक इस तरह का डिफरेंस है जो आपको डिफरेंट एग्जाम्स में एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव है, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव विच इज इंक्रीज इन साइज, whereas डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव विच इज इम्प्रूव्ड इन एबिलिटीज एंड फंक्शंस। ओके, तो अब हम आते हैं कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। समझ में तो आ गया हम ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। हमें तो बच्चों को पढ़ना चाहिए ना, कि हमें बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, हमें तो ये सब जानना चाहिए। अब
बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ को, जब खाना बनाना सीखते हैं हम, मेल और फीमेल नहीं, दोनों ही, जब कोई भी खाना बनाना सीखता है तो वहाँ पर क्या सीखा जाता है? अच्छा, ये नमक होता है, ये मिर्च होती है, ये धनिया होता है, ये आलू गंदा है, ये आलू अच्छा है, या ये प्याज इस तरह इस्तेमाल मत करो, या फिर गैस को इस तरह ऑन मत करो, या फिर ये पैन हमें यूज़ करना चाहिए। तो हम उसके पहले उसका बिहाइंड में जाते हैं कि हाँ, इसकी वजह क्या है, हम वजह जानते हैं, तो यहाँ हम वजह जानेंगे। Human development refer to the systematic and organized changes that occur in human being from conception to adulthood. अब जब से बच्चा माँ के पेट में आया, फर्टिलाइजेशन जब होता है, ठीक है, जब जाइगोट फॉर्म होता है, उससे लेकर अडल्ट तक ह्यूमन का विकास होता रहता है। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, ठीक है जी, कॉग्निटिव हो गया, फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस होते हैं, और ये धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है जैसे जैसे वक्त बीतता है। ये डिसिप्लिन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये टीचर्स को मदद करेगा बच्चों को समझने में कि इस पीरियड में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपने कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन की एक टीचर ने जिससे उसे ये लगा कि इस बच्चे के विकास में कमी हो रही है, ये जिस तरह बढ़ना चाहिए उस तरह नहीं बढ़ रहा। आपको पता है कि एक 5 साल के बच्चे को बोलना आना चाहिए, ठीक है, उसको वो बोलना चाहिए उसे। हम ये सोसाइटी या फिर ये जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स हैं, या पियाजे की थ्योरी है या वाइगॉट्स्की की थ्योरी, वो ये सब बताती है ना, सेंसरी मोटर स्टेजेस में 0 to 2 क्या होता है, फिर उसके आगे क्या होता है, तो सारी स्टेजेस हमें धीरे धीरे बताती है कि इस स्टेज में ये होना चाहिए। तो अब जब आपको इनके बारे में पता होगा कि इस स्टेज में ये होता है, जो इस स्टेज में ये होता है, कब कॉन्सेप्ट कौन सा फॉर्म होता है, तो आप अपनी क्लासरूम में ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा ठीक है, इस बच्चे पे तो अभी यहाँ तक इस बच्चे को पहुँच जाना चाहिए था, सोशली इन्वॉल्व होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा, ये बच्चा मुझे देखकर बात क्यों नहीं करता, ये बच्चा अपने जो रिपीटेड बिहेवियर है उन्हें क्यों कर रहा है। तो आप क्या सोचेंगे कि अच्छा, इसका रिपीटेटिव बिहेवियर है, ये ऑटिस्टिक हो सकता है, ठीक है। तो आपको जब ये पता होगा कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है हर पीरियड में लाइफ के बच्चों के साथ, तो आप अपने लर्नर को अच्छी तरह सपोर्ट कर पाएंगे हर स्टेजेस के लिए। ओके, अब क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एजुकेशन में, जो हमने अभी पढ़ा है ऑलमोस्ट वही है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन में, जो बीएड और स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम से पढ़ाया जाता है, क्योंकि टीचिंग जो है वो डायरेक्टली किसके कंसर्न में है कि लर्नर्स किस तरह ग्रो करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह लर्न करते हैं, और अपने एनवायरनमेंट से, उनके एनवायरनमेंट के प्रति उनका रिस्पॉन्ड कैसा है। स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्प टीचर अंडरस्टैंडिंग एज रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अभी डिस्कस हुआ है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डेवलपमेंटल नीड्स, जो लर्नर की जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं वो इनेबल करेगा टीचर को कि वो एक इंस्ट्रक्ट प्लान बना सके, उसके डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एक इंस्ट्रक्शन प्लान बना सके, एक इंक्लूसिव प्लान बना सके, और बच्चों जो सेंसिटिव बच्चे हैं या फिर स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग वो प्लान बन सके, ठीक है। अब स्पेशल एजुकेशन में स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए अर्ली स्टेजेस में बहुत ज़रूरी है। अर्ली स्टेजेस में इंटरवेंशन, जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इस बच्चे को ये दिक्कत हो सकती है या फिर ये डेवलपमेंटल डिले हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, जब जितनी जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगा उतना जल्दी इंटरवेंशन होगा, ठीक है। और रेमडीज, इंटरवेंशन में क्या होता है, इंटरवेंशन का मतलब है कि आपको समझ आ गया कि जी बुखार था और बुखार में हम क्या देंगे, दवाई देंगे। तो जब आपको पता चला कि ये बच्चा जो है इसको जो बोलना आना चाहिए था, अभी तक 5 साल का हो गया नहीं बोल पा रहा, या 4 साल का हो गया, 3.5 साल का हो गया, तो आप क्या रेमेडी लेंगे, क्या रेमेडिएशन देंगे या क्या इंटरवेंशन देंगे, आप उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करा देंगे, वो इंटरवेंशन है। ओके, मतलब आप जितनी जल्दी उसको सपोर्ट दे सकें अपना, उसके अगर आपको लग रहा है डिस्ग्राफिक है, डिसलेक्सिया है, साथ फर्स्ट क्लास में आ गया है, बच्चा लिख नहीं पा रहा, तो आप उसको इंटरवेंशन देंगे, राइटिंग इंटरवेंशन देंगे। इट हेल्प्स टीचर डिफरेंशिएट बिटवीन डिले डिसेबिलिटी और इंडिविजुअल वेरिएशंस।
इट गाइड्स द प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ठीक है, एक आईईपी बनाने में हेल्प करता है टीचर्स की। तो बहुत सारे हेल्प होते हैं जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को समझेंगे। क्लासरूम में जो प्राइमरी टीचर होता है, जो समझता है कि भाई टिपिकली लैंग्वेज डेवलप हो जाती है 4 साल के बच्चे में, और 4 बच्चा जो है वो सेंटेंस नहीं बना रहा, और अर्ली असेसमेंट, अब आप उसको लेवल भी तो कर देंगे कि भाई वो बच्चा वीक है, इनअटेंटिव है, वो ध्यान नहीं दे रहा। तो इन वजह की वजह से हमें इसको पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि हम समझ पाएँ और हम रिलेट कर पाएँ जब हम क्लासरूम सिनेरियोज़ को देखेंगे। अब हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी है, जिसमें हम किस चीज़ की स्टडी देखते हैं, चेंजेस दैट अकर इन द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज, ओके, फ्रॉम बूम टू टूम। These changes include physical, cognitive, emotional, social, moral development. अब इट इज़ कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, मतलब आप अलग अलग उसमें क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट फील्ड को एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड समझा जाता है, क्योंकि इसमें नॉलेज के जो स्रोत हैं वो अलग अलग हैं। साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस करता है क्वांटिटेटिव चेंजेस और क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस अभी हमने जाना, जैसे कि हाइट, वेट, और क्वालिटेटिव चेंजेस जैसे कि उसकी सोच, उसकी समझ, उसका तर्क वितर्क करना, रीजनिंग किस तरह हो रही है, उसका इमोशनल कंट्रोल कितना है, सोशल इंटरेक्शन कैसा है। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के फीचर देखते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, हर चीज़ का एक सीक्वेंस है, एक सीढ़ी की तरह विकास चढ़ता जाता है ऊपर, ठीक है, उसको हम सीक्वेंशियल बोलते हैं, कि एक पहले होगा, उसी के बाद दूसरा होगा। पहले बच्चा क्रॉल करना सीखेगा, उसके ही बाद तो वो खड़ा होगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा, जब वो वॉक करेगा उसके बाद वो रन करेगा, ठीक है। तो ये एक हम एक सीक्वेंस है, कॉन्टिन्यूस है, मतलब हर वक्त चलता है, मुस्तकिल होता रहता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट को कौन इन्फ्लुएंस करता है? हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो आपके जीन्स हैं, हेरिडिटी मतलब जो आपको जीन्स मिले हैं वो, ठीक है, जो डीएनए में आपके जीन्स हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और आपका वातावरण, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह से आपका एनवायरनमेंट मिल रहा है, घर का, स्कूल का, सोसाइटी का, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जहां आप जानते हैं, जिन्हें आप जानते हैं। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हर अलग नहीं, मतलब हर बच्चे का विकास अलग होता है। आप बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते कि इसका विकास तो जल्दी हो रहा है, ए का विकास जल्दी हो रहा है, बी का विकास देर में हो रहा है, तो बी में कुछ गड़बड़ है। नहीं, विकास सब बच्चों का अलग होता है, हर किसी का डेवलपमेंट रेट अलग होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है, चिया सीड्स आजकल बहुत ज़्यादा रील्स में है। चिया सीड्स को ग्रो कर रहे हैं लोग, बुद्धा की मूर्ति पर लगाकर, या फिर किसी भी अलग, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग कोई भी एक मूर्ति है और उसको बाल दे रहे हैं। वो कैसे, कोई स्टोन है, कोई स्टोन की मूर्ति है, उस पर उन्होंने ऐसे चिया सीड लगा दिए हेड पर, और वहाँ पर पानी डालते हैं और वो ग्रो होता है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई भी एक गोल राउंड है, वहाँ पर चिया सीड लगा दी, वो चिया सीड ग्रो होंगे 2 से 3 दिनों में, वो बहुत जल्दी जल्दी उनकी लीव्स आ जाएगी। तो वो इतनी जल्दी वो प्लांट, एक चिया सीड का जो एक छोटा सा सीड था, उससे बहुत जल्दी एक प्लांट बनना शुरू हो गया। लेकिन वहीं ये बात आती है रोज प्लांट की। अब आपके पास रोज पॉड है, छोटा सा रोज पॉड, जिसमें आपका जो बीज होता है रोज का, अब आपने उसको जी बो दिया। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि ये तो चिया सीड की तरह, चिया सीड तो बहुत जल्दी उग चुका है, सॉरी फॉर द ड्राइंग, चिया सीड तो बहुत जल्दी ग्रो कर गया, लेकिन मेरा पौधा क्यों नहीं, रोज का पौधा क्यों नहीं ग्रो हो रहा? तो क्यों नहीं ग्रो होता? क्योंकि रोज को लगते हैं जी 6 महीने, 3 महीने, 3 से 6 महीने, प्लस उसको वातावरण भी चाहिए अलग। यहाँ वातावरण की बात आ गई। रोज कब ग्रो होता है? रोज ठंडी जगह पे ग्रो होता है, रोज ठंड के मौसम में उसके जो बीज हैं, उसके जो पौधा है वो ठंड के मौसम में ग्रो होता है। तो रोज का विकास अलग है, चिया सीड का विकास अलग है। ये प्लांट्स के एग्जाम्पल है। इसी तरह ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है, डेवलपमेंट सबका अलग होता है। अब हम स्टेजेस की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट और इन्फेंसी। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस हैं इन्फेंसी से अडल्टहुड तक।
तो इन्फेंसी बर्थ टू 2 ईयर होती है। इन्फेंसी कहाँ कब से होती है? बर्थ मतलब बच्चे की पैदाइश से 2 साल तक की उम्र तक। इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग। इन्फेंसी जो है वो एक पीरियड होता है जिसमें बहुत जल्दी ग्रोथ होता है और ये बच्चे के फाउंडेशनल डेवलपमेंट, उसकी जड़ को मजबूत करते हैं, उसके फाउंडेशन बनाते हैं। ओके, ये जो है ये लेटर लर्निंग का बेस क्रिएट करती है और उसका बिहेवियर किस तरह रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये वाली स्टेज इन्फेंसी। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होते हैं? रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, बच्चे का एज, बच्चे की हाइट बढ़ता है, बच्चे का वेट बढ़ता है। ब्रेन डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। 6 महीने से 5 साल तक की उम्र में ब्रेन का डेवलपमेंट, जिसमें हम 0 to 2 ईयर बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया है कि वो 5 साल तक की उम्र बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है फास्ट ब्रेन का। अब डेवलपमेंट जो है और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो जैसे रोल करना, बैठना, क्रॉल करना, चलना सीखना, चीज़ों को पकड़ना, ये सब बच्चा इन्फेंसी में करना स्टार्ट करता है। डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, जैसे कि भाई उसने पकड़ना सीखा, ऑब्जेक्ट को पकड़ा, ठीक है। तो ये बर्क और लॉरा की बुक है, उसमें आप लॉरा एंड बर्क की बुक में आपको ये सब चीज़ें और डिटेल में पढ़ना हो तो उसमें भी मिल जाएंगी। तो इन्फेंसी जो कि 0 to 2 ईयर्स है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह होता है? पियाजे के अकॉर्डिंग इन्फेंट्स इस 0 to 2 ईयर्स की एज में सेंसरी मोटर स्टेज पर होते हैं, जहाँ पर लर्निंग सेंसेस, एक्सपीरियंसेस और मोटर एक्शंस के थ्रू होती है। इसका की फीचर अगर हम देखें तो एक्सप्लोरेशन थ्रू सेंसेस, सेंसेस के थ्रू सीख रहा है बच्चा, जो यहाँ पर हमने सेंसरी एक्सपीरियंसेस की बात की। और ट्रायल एंड एरर के थ्रू, ट्रायल एंड एरर एक सर्कल, एक साइकिल होती है ट्रायल एंड एरर की। बच्चा कोई चीज़ को ट्राई करता है, फिर वो उससे ख़राब हो जाती है, फिर वो दोबारा उस चीज़ को करता है, तो वो कर करके सीखता है, मतलब करके सीखता है वो। अब डेवलप इस स्टेज में क्या होता है? 8 महीने से 12 महीने तक के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? 0 से 6 मंथ का जो बच्चा होता है, 0 to 6 मंथ का जो बच्चा होता है, उसका कॉन्सेप्ट होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास एक डॉल है, कोई भी एक एक्स कोई चीज़ है, डॉल है या कुछ भी है, अगर अब बच्चे के सामने आपने वो चीज़ दिखाई तो बच्चा उससे खेलेगा। अब आपको वो चीज़ हटानी है, अब वो चीज़ आपने रिमूव कर दी उसके लिए बच्चे के सामने से, तो बच्चा उस चीज़ को भूल जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद, 8वें महीने से वो धीरे धीरे उसको वो रिमेंबर होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाएगा। मतलब वो ये समझेगा कि वो जो डॉल जो अभी जिसे मैं खेल रहा था, जो छुप चुकी है, वो कहीं ना कहीं है, वो दोबारा लौट कर आएगी। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो क्राइंग इज़ द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन का फॉर्म क्या था? क्राइंग। बच्चे का जो होता है रोकर वो कम्युनिकेट करता है, जब उसे भूख लगती है या उसे खाना चाहिए होता है या कोई दर्द है, हर चीज़ से वो हर बात को कम्युनिकेट करने के लिए वो रोएगा, क्राई करेगा। कूइंग एंड बैबलिंग होती है उसके बाद पहला वर्ड बोलता है बच्चा 1 साल के अंदर। और फिर रैपिड ग्रोथ होती है 2 साल में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब हम देख लेते हैं कॉग्निटिव का, हमने देखा। अब हम सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो बहुत स्ट्रांगली अटैच हैं बच्चे अपने केयर गिवर से, और केयर गिवर वो जो उनकी केयर कर रहा है उस वक्त, इसमें माँ या बाप या फिर जो भी उसका केयर गिवर है, गार्जियन, ठीक है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। स्ट्रेंजर्स एंड एग्जाइटी होती है, बच्चा जो है वो स्ट्रेंजर से डरता है, एग्जाइटी होती है, उसको परेशान होता है वो। और कौन सी? सेपरेशन एंड एग्जाइटी। फिर सेपरेशन मतलब अपने पेरेंट्स या अपना केयर गिवर से, या जो फर्स्ट केयर गिवर है उससे सेपरेट होने का डर होता है, वो दूर नहीं जाना चाहता अपने पेरेंट्स से। एजुकेशनल रिलेवेंस इन क्लासरूम एग्जाम्पल, इन एन अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स, जहाँ पर आप बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों को रखते हैं, वहाँ पर केयर गिवर्स खिलौनों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टेक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं और साउंड का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इन्फेंट लर्न बेस्ट थ्रू सेंसरी एक्सप्लोरेशन। और सिक्योर अटैचमेंट विद टीचर हेल्प इन्फेंट फील सेफ एंड एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग कॉन्फिडेंशियली। अब जब वो टीचर से अटैच होगा या अपने केयर गिवर से अटैच होगा, तो उसके वो वहाँ पे एक तो सेफ महसूस करता है, दूसरा वो अपने सराउंडिंग्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो डरता नहीं है बच्चा। ओके। अब हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड 2 से
6 इयर्स की होती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम, फाउंडेशनल स्टेजेस भी बोलते हैं लर्निंग की, और इट इज़ मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और रैपिड लैंग्वेज ग्रोथ। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यूरियस होता है अपने वर्ल्ड को जानने के लिए बच्चा, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होती है, वो हर चीज़ को इमेजिन करता है, और बहुत जल्दी लैंग्वेज डेवलप होती है। फिजिकल डेवलपमेंट में इम्प्रूव बॉडी कोऑर्डिनेशन, अब वो चलना फिरना, दौड़ना, अपने टॉयज़ को यूज़ करना, खुद पानी लेना, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें खाना, बॉक्सेस को ओपन करना, ये सब अपने बुक्स को लाना ले जाना, अपने टॉयज़ को कैरी करना, ये सब सीखता है। डेवलप होती हैं उसकी फाइन मोटर स्किल्स, कभी कभी बच्चे ड्रॉ भी करते हैं स्टार्टिंग में ही, 2 से 3 साल के बच्चे भी ड्राइंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सप्रेसिव वे होता है, अपने आप को वो एक्सप्रेस कर पाते हैं उससे, कलरिंग करना, कटिंग। ओके, उसके बाद अगला क्या है, इंक्रीज इंडिपेंडेंस इन डेली एक्टिविटी। अब वो धीरे 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 इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपने अपने घर में अपने सिबलिंग्स के साथ खेलते हैं, वो साइकिलिंग करते हैं या फिर अपने भाई बहनों को साइकिलिंग करते देखते हैं, वो अपने मदर के साथ इन्वॉल्व होते हैं बुक रीडिंग में, तरह तरह के टॉयज़ से खेलते हैं और उनको कैरी करना सीखते हैं, पेंटिंग वगैरह। ओके, ब्लॉक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है उनके लिए, वो ब्लॉक से एक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आते हैं वो बच्चों के लिए वो कैसल बनाते हैं और अपना घर बनाते हैं, अपनी कार्स और अपनी टॉयज़ के लिए अपना एक डॉल हाउस टाइप का। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 2 से 6 साल तक के बच्चे में चिल्ड्रंस आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें सिम्बॉलिक थिंकिंग होती है, प्रिटेंड प्ले बहुत कॉमन होता है, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग इज प्रेजेंट, थिंकिंग इज इंटुइटिव रेदर देन लॉजिकल। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चा जो है वो सोचता है कि मैं ही केंद्र हूँ, ये बच्चा है बेबी, ठीक है, बच्चा सोचता है कि मैं केंद्र हूँ और लोग मेरे अराउंड हैं, तो उसके लिए वो ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और लोग उसके अराउंड हैं, तो इसी को ईगोसेंट्रिक थिंकिंग बोलते हैं। वो अपने बारे में सोचता है, उसकी सारी सोच खुद पर होती है, मतलब वो सबसे बड़ा जो स्टार है ना दुनिया का, वो बच्चा है, हर बच्चा मतलब जो इस स्टेज में है, उसको लगता है कि ये दुनिया जो है ये मेरे इर्द गिर्द है। सिंबॉलिक थिंकिंग, अब वो सिंबल्स से सोचने लग जाते हैं, प्रिटेंड प्ले बहुत कॉमन होता है बच्चों में, और ईगोसेंट्रिक, ठीक है। लैंग्वेज डेवलप होता है, वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, चिल्ड्रन फॉर्म कंप्लीट सेंटेंसेस, और क्वेश्चंस, अब वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई क्यों हो रहा है, या फिर ये इस तरह के सवाल उनके होते हैं कि सूरज चांद के बारे में, सितारों के बारे में, अलग अलग चीज़, मम्मा ये क्यों हो रहा है, डैडी ये क्यों हो रहा है, तो वो पूछते हैं, अपनी टीचर से पूछेंगे, टीचर ऐसा क्यों होता है, टीचर वैसा क्यों होता है, तो उनका क्यूरियोसिटी लेवल बहुत बढ़ता है, वो अपने सराउंडिंग में इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे हर चीज़ को जानना चाहते हैं। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलप करते हैं वो खुद का कॉन्सेप्ट, उन्हें समझ आ चुका है अपने बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। लर्निंग सोशल रूल्स, वो सोशल रूल्स समझते हैं, गुड बॉय बैड बॉय, गुड बॉय बैड बॉय वाली थ्योरी में भी ये सब थ्योरीज आपको, ये जितने भी आप उनके डेवलपमेंट देख रहे हैं, हर ऑलमोस्ट सबसे रिलेटेड एक थ्योरी है। तो वो सोशल रूल्स समझते हैं कि हमें सोसाइटी में किस तरह रहना है, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, हमें कुछ घर के रूल्स फॉलो करने हैं सॉरी, और कुछ बाहर के रूल्स फॉलो करने हैं सोसाइटी में। घर भी एक सोसाइटी का पार्ट है ना, मिनी सोसाइटी, मैक्रो मैक्रो माइक्रो, ये सब भी पढ़ना है हमें। तो इंक्रीज इंटरेक्शन विद पेयर्स, इमोशनल एक्सप्रेशन, बहुत इमोशनल एक्सप्रेशंस बिकम क्लियरर। ओके, अब वो इमोशंस को भी अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाते हैं और समझ भी पाएंगे, इंटरेक्ट करते हैं वो पेयर्स के साथ। ये एरिक्सन की स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 2 से 6 साल तक की उम्र में होती है। और एजुकेशनल रिलेवेंस क्लासरूम एग्जाम्पल कौन सा होता है, किंडरगार्टन में, किंडरगार्टन क्लासरूम में टीचर जो है वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, रोल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू, किसके थ्रू सीखता है बच्चा, इमेजिनेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग नंबर्स may use toy fruits instead of abstract symbols। अब टीचर 1 2 3 सिखाने के बजाय टीचर क्या बना सकती है, टीचर बॉल बना सकती है, या फिर टीचर एप्पल बना सकती है,
1 एप्पल, ओके, तो 2 एप्पल, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि अच्छा ये 1 और ये 1, तो 1 और 1 2। तो टीचर इस तरह के जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं उनको कॉन्क्रीट करके बच्चों को सिखा सकती है। ठीक है। मिडिल और लेट चाइल्डहुड, ये 6 से 12 साल तक की उम्र में होता है। ये स्कूल गोइंग पीरियड होता है। यहाँ पर स्कूल में जाता है बच्चा, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। फॉर्मल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, एक स्टडी ग्रोथ होती है, हाइट और स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट होता है, और मोटर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है क्योंकि बच्चा एक्टिवली गेम्स खेलता है। यहाँ पर इस स्टेज में, मिडिल और लेट चाइल्डहुड स्टेज में, स्टैमिना इंक्रीज होता है फॉर एकेडमिक टास्क, बिकॉज एक साथ उनको ओवरबर्डन नहीं किया जाता, धीरे धीरे उनको टास्क दिया जाता है जिसे वो कंप्लीट करते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका उस टास्क को करने के लिए या अपने एकेडमिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए उनकी क्षमताएं बढ़ती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर पियाजे के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस में होता है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कॉन्वर्जेशन को अंडरस्टैंड कर सकता है, वो एबिलिटी बढ़ती है उसकी कि वो सीक्वेंस लगा सके चीज़ों का, बिगर स्मॉल स्मॉलर, क्लासिफाई करता है वो ऑब्जेक्ट को, अलग अलग ऑब्जेक्ट की सीक्वेंसिंग सीखता है बच्चा यहाँ पर। उसकी जो थिंकिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट थे वो अब कॉन्क्रीट होना शुरू हो जाते हैं। लैंग्वेज डेवलप होती है, रीडिंग राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा रिफाइन हो जाती हैं, वोकेबलरी एक्सपेंशन कंटिन्यूसली होता है, और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जो उसकी क्षमता थी वो भी बढ़ती है। सोशल इमोशनली बच्चा पेयर रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी हो जाते हैं उसके लिए, एक कॉम्पिटेंस सेंस क्रिएट हो जाती है, सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स फेयरनेस इंक्रीज होती है, रूल्स समझता है। यहाँ पर एरिक्सन की इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेजेस आती है। अब एजुकेशनल रिलेवेंस में देखें तो क्लासरूम एग्जाम्पल में, इन प्राइमरी क्लासरूम ग्रुप एक्टिविटीज़ और जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट यूजिंग रियल मटेरियल हेल्प्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बेटर देन वर्बल एक्सप्लेनेशन। एडोलेसेंस या फिर प्यूबर्टी 12 से 18 साल तक की उम्र में जब प्यूबर्टी की स्टेज पर होता है, या एडोलेसेंट मतलब वो बड़ा हो रहा होता है, ये एक टीन एज स्टेज होती है, इसे हम अर्ली एडोलेसेंस भी बोलते हैं या फिर जुवेनाइल स्टेजेस। आपको क्या करना है, जितनी भी स्टेजेस पढ़ रहे हैं हम, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, अर्ली, लेट, ठीक है, एडोलेसेंस, अर्ली अडल्टहुड, इन सब स्टेजेस को इनके एयर वाइज भी ध्यान रखना है कि कौन से साल में क्या होता है, और इनके दूसरे कौन से नाम हैं, जैसे टीनेज स्टेज, एडोलेसेंस, अर्ली एडोलेसेंस, जुवेनाइल स्टेज। तो जुवेनाइल स्टेजेस क्या होती है? जुवेनाइल स्टेज क्या होती है? ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है जहाँ पर बच्चा, कभी हमारा बच्चा कहाँ था? लेट चाइल्डहुड में था, ठीक है, 6 से 12 साल तक उसका बचपना ख़त्म हो रहा है, आप ये हिंदी भाषा में, तो लेट चाइल्डहुड में था, और अब वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आ रहा है, तो ये एक उसके लिए ट्रांजिशन फेज़ होगा, एक बदलाव का फेज़ होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड से फिज़िकल चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होता है बहुत रैपिडली, एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, अब वो खुद की एक आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे भी अपनी कोई चॉइसेस हैं, और वो इंडिपेंडेंस इंक्रीज होती है उसकी, वो हर काम को खुद ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है। एडोलेसेंस क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मतलब एक वर्ल्ड का एक क्वेश्चन लगने लग जाता है कि जो हमारे अराउंड है वो क्या है, वो किस तरह की दुनिया है, क्या है, वो अप्रूवल लेना चाहते हैं अपने दोस्तों का, अपने पेयर अप्रूवल, जो उनके साथी हैं, स्कूल फ्रेंड्स या फिर ट्यूशन फ्रेंड्स, या फिर जो उनके घर में जो भी दोस्त बने हैं, और अलग अलग रोल से वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, प्यूबर्टी में मेजर हार्मोन चेंजेस होते हैं जिससे ग्रोथ बढ़ती है, ट्रिगर होती है, जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें क्या होगा, वॉइसेस में वॉइस उनकी बहुत गहरी हो जाती है, डीप हो जाती है, एंड फेशियल बॉडी हेयर मसल ग्रोथ, टेस्टिकुलर एंड पेनाइल ग्रोथ, ओके, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, वाइडनिंग हिप्स, तो ग्रोथ किस तरह बढ़ती है, हाइट एंड वेट इंक्रीज होते हैं बहुत जल्दी, गर्ल्स में जल्दी होते हैं 12 से 14 साल की उम्र में, जबकि बॉयज़ में 14 to 16 ईयर्स।
मोटर स्किल्स, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, फाइन मोटर स्किल्स, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वो प्रिसाइज हो जाते हैं। बॉडी इमेज अवेयरनेस, अब उनका खुद की भी फिक्र होती है उनकी बॉडी की इमेज क्या है, मतलब कि वो अपने आप को कैसे फिजिकली अपेयर करना चाहते हैं, वो बहुत अवेयर होने लग जाते हैं इस बात के लिए कि हम फिजिकल किस तरह दिख रहे हैं, और समटाइम्स लीड टू बॉडी डिससेटिस्फैक्शन। नाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होगी, उनकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी, वो हाइपोथेटिकली सोचेंगे, रीज़न करेंगे, हर चीज़ को लॉजिकल रीज़न करेंगे और अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स and multiple perspective, metacognition, adolescents begin to think about their own thinking, अब वो अपनी सोच के बारे में सोच रहे हैं। metacognition क्या होती है? thinking about their own thinking, हम जब अपनी सोच के बारे में भी सोचते हैं, आपने एक सोचा, फिर आपने सोचा कि क्या मैंने, मतलब इट्स जस्ट डबल वर्ड्स, मैंने सोचा कि मैंने क्या सोचा, बट मेटाकॉग्निशन क्या होता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो जो आपका आइडिया है, या फिर जो आपकी कोई आपने सोचा कि अच्छा मुझे मुझे अपना काम इस तरह करना है, एक फ़्लो चार्ट बनाना है, तो फिर आपने दोबारा सोचा कि क्या मुझे फ़्लो चार्ट बनाना चाहिए, क्या वो सच में सही है, तो आप अपनी सोच के बारे में सोचते हैं, उसे मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। यहाँ वो मेटाकॉग्निशन उनका एक्टिव हो जाता है, वो इवैल्यूएट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपने डिसीजंस को वो सोचते हैं। मोरल डेवलपमेंट होता है, वो सोशल रूल्स को क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, एथिक्स, फेयरनेस के, मतलब उनमें अब ये चीज़ आने लग जाती है, क्या क्या ये सच में जो रूल्स उन्हें बताए गए हैं, क्या वो सच में सही हैं, एथिकली किस तरह है, फेयर क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, डिसीजन मेकिंग होती है, वो अभी भी डेवलप हो रही होती है। एडोलसेंस में थोड़ा रिस्क होता है ड्यू टू मिसमैच बिटवीन इमोशनल इम्पल्सिव एंड कॉग्निटिव कंट्रोल, तो डिसीजन वो इतने सही तरह नहीं ले पाते। बिहेवियरल डेवलपमेंट, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, क्योंकि उन्हें ठीक है, यहाँ पे हम बिहेवियरल डेवलपमेंट और आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो अब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग रोल्स के साथ, अलग अलग हॉबीज़, हर 6 महीने में उन बच्चों की हॉबीज़ बदल जाती है, सोशल ग्रुप्स बदलते रहते हैं। इंडिपेंडेंस सीकिंग, डिज़ायर टू मेक पर्सनल चॉइसेस, उनकी खुद की चॉइस है, वो अपनी पर्सनल चॉइसेस लेना चाहते हैं। चैलेंजेस, प्रीनेटल अथॉरिटीज़, पेरेंटल अथॉरिटीज़ को चैलेंज करते हैं वो, कि माँ बाप जो कह रहे हैं उनको, मतलब वो उन्हें वो करना है जो उनका खुद का है, नॉट फॉर देयर पेरेंट्स की चॉइसेस पर वो नहीं चलेंगे। रिस्क टेकिंग, एक्सप्लोरेशन में इंक्लूड रिस्क बिहेवियर लाइक ट्राइंग न्यू स्पोर्ट्स, सब्सटेंसेस और चैलेंजिंग नॉर्म्स। गोल सेटिंग, स्टार्ट सेटिंग पर्सनल गोल्स इन academic, sports and hobbies. This stage is very crucial for the development. सोशल डेवलपमेंट, पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्त। एंड एडोलेसेंस में कंफर्म टू पेयर नॉर्म्स एंड गेन एक्सेप्टेंस, उनका पूरा फोकस ये होता है कि उनके जो पेयर के नॉर्म्स हैं उन पर भी वो खड़े उतर पाएँ, और वो हमारे दोस्त हमें एक्सेप्ट कर पाएँ, ठीक है। फ्रेंडशिप एंड रोमांस, फॉर्मेशन ऑफ इंटीमेट फ्रेंडशिप, अर्ली रोमांटिक एक्सपीरियंसेस में स्टार्ट्स, फैमिली रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, इंक्रीज ड्यू टू ऑटोनॉमी सीकिंग, अब यहाँ क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि ऑटोनॉमी, मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे सब आता है, या मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं अपने डिसीजंस खुद लूँगी, तो ये क्या क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। लेकिन अब उन्हें रिलाई भी करना है, क्योंकि वो अभी भी पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सोशल स्किल्स ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, एम्पैथी डेवलप होती है, वो सोशल रूल्स को समझते हैं, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, mood fluctuation, hormonal challenges, social pressure can cause emotional swings, self identity develop, self concept, self esteem, comparing self with peers, अपने आप को खुद से दूसरों से कंपेयर करना, जो आपके दोस्त हैं, साथी हैं। empathy and perspective taking, improved ability to understand others, दूसरों को समझते हैं, दूसरों का पर्सपेक्टिव समझते हैं, उनकी फीलिंग्स और उनका व्यू पॉइंट समझना स्टार्ट होता है, ये उनमें इम्प्रूव हो जाती है उनकी एबिलिटी। इमोशनल रेगुलेशन स्टिल डेवलपिंग, अब वो अपने इमोशंस को इतनी अच्छी तरह रेगुलेट नहीं कर पाते। इम्पल्सिव, हाई इम्पल्सिव, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इन सबको अभी रेगुलेशन में अभी डेवलप हो रहा होता है। लैंग्वेज डेवलप होती है, एडवांस कम्युनिकेशन हो जाती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, आर्ग्यूमेंटेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ग्रेट एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स, इमोशंस, opinion clarity, perspective taking, ability to understand and consider other viewpoint in conversations, social language use, वो अडाप्ट करते हैं अपने ग्रुप, अपने फॉर्मल इनफॉर्मल सिचुएशंस में क्या बातें करनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग घर में अलग, अपने दोस्तों के साथ अलग, और किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल सिचुएशन में अलग।
तो एडोलेसेंस एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है जहाँ फिजिकली, कॉग्निटिव, सोशली एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है, आइडेंटिटी फॉर्म होती है, सेंट्रल डेवलपमेंटल टास्क होता है यहाँ पर। जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है यहाँ पर आइडेंटिटी का बनना, खुद के आइडेंटिटी का बनना, और एक इंडिपेंडेंस। पेयर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होती है और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो प्रेयर से, और बहुत उनका एटीट्यूड में भी बदलाव आता है। अर्ली इंटरवेंशन एंड गाइडेंस हेल्प करेगी इस तरह के इमोशनल फ्लक्चुएशन, रिस्की बिहेवियर और सोशल चैलेंजेस को। ओके जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, 15 साल का बच्चा है, वो क्वेश्चन करता है कि ये होमवर्क करना क्यों ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट विद हॉबीज़ लाइक म्यूजिक, कोडिंग, डेवलप स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप फीलिंग, सेल्फ कॉन्शियस अबाउट लुक्स एंड कैन प्लान फॉर हाई स्कूल अचीवमेंट एंड करियर इंटरेस्ट। अर्ली अडल्टहुड 18 to 40 ईयर्स, इसको हम यंग अडल्टहुड भी बोलते हैं और अर्ली मैच्योरेशन इस स्टेज को बोल सकते हैं। अर्ली अडल्टहुड एक पीरियड होता है जहाँ पर आपको फिजिकली, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, एक्सप्लोरेशन, पर्सनल आइडेंटिटी, करियर एस्टेब्लिशमेंट, इंटीमेट रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ का एक सेंट्रल पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप जो एक अडल्ट है वो अपना करियर इस्टेब्लिश कर लेगा, एक रिलेशनशिप होगी उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी बहुत सारी अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की। अगर शादीशुदा हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अब वही सब कुछ है जो उनके पेरेंट्स थे, अब वो बन जाते हैं, अब वो बच्चे बन जाते हैं। ओके सो फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर पीक पर होता है, फिजिकल डेवलप हो चुका होता है ऑलमोस्ट, स्टैमिना भी पीक पर होता है, एंड्योरेंस होता है, a full reproduction, maturity, fertility is very high, metabolism is stable, but lifestyle choices can make affect long term health. Gradual onset of minor physical changes by late 30s, थोड़े बहुत changes होते हैं विजन और मेटाबॉलिज्म में late 30s में आते आते। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत एडवांस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ती हैं, एबिलिटी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉलेज वो करियर में अपने जो उन्होंने पढ़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप्स में। ठीक है, मोरल रीजनिंग नॉन्स हो जाती है, बिकम नॉन्स अंडरस्टैंडिंग इन मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि समझ रहे हैं, हर किसी के अपने पर्सपेक्टिव को समझते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, जो हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो जो उन्होंने अभी तक पढ़ा अपनी नॉलेज को, उसको वो अपने करियर में लगाते हैं, फाइनेंसेस में लगाते हैं, रिलेशनशिप में लगाते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं बिहेवियरल डेवलपमेंट। तो बिहेवियरल डेवलपमेंट में इस्टेब्लिश क्या होता है, पर्सनल इंडिपेंडेंस। अब वो जाहिर सी बात है, अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं, पर्सनल इंडिपेंडेंस भी हो चुके हैं, तो वो अपना रेजिडेंशियल लाइफस्टाइल और फाइनेंस की वजह से उनमें बहुत बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। वो अपने करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर्सनल गोल्स बना लेते हैं और अचीव भी कर लेते हैं। इसमें रिस्क टेकिंग बहुत लोअर होता है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि जो एडल्ट है वो हर चीज़ सोच समझ के कर रहा है। तो यहाँ पर एडोलसेंस में बहुत ज़्यादा रिस्क हो रहे थे, क्योंकि वो बच्चा कुछ नहीं सोच रहा था इमोशनली, और अपने आप को मतलब इतना समझ सोच विचार करके वो अपने फैसले नहीं ले पा रहा था। लेकिन यहाँ पर हर सोच विचार करके, रिस्क कितना है, क्या हो सकता है रिस्क, जितना कम रिस्क लिया जाए उतना कम रिस्क लिया जाता है इस स्टेज में। डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स, एक हैबिट बन जाती है, एक रूटीन सेट हो जाता है, और अब लॉन्ग टर्म हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रखा जाता है। ओके, सोशल डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व रहते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स हो जाती हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं, फैमिली बनती है, पेरेंटिंग भी शुरू हो सकती है, वहाँ नेटवर्किंग होती है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर अब यहाँ पर क्या है कि एडोलसेंस के मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेयर दोस्ती यारियाँ सब ख़त्म हो जाती हैं ऑलमोस्ट। जो आप इन्फ्लुएंस हो रहे थे सोसाइटी से वो नहीं होते, और लेकिन सोशल अप्रूवल अभी भी बहुत ज़रूरी है। मतलब इस स्टेज में उन लोगों के लिए सोशल अप्रूवल अभी भी रिलेवेंट है, मतलब स्टिल रिलेवेंट कि हाँ ठीक है, उससे पूछ लेते हैं, अच्छा राय तो ले ही लेते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इमोशनल डेवलपमेंट, अब इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव हो जाता है। अब ऐसा अगर कोई बच्चा है जो बहुत रोता था, वो बहुत स्टेबल हो जाएगा, और वो इतना मतलब अपनी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू एडोलसेंस वो बहुत स्टेबल हो जाएगा, बहुत हायर स्टेबिलिटी आ जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रेजाइलेंस बढ़ता है, एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस। अब वो अपने स्ट्रेस के लिए उसे कहीं अपने दोस्तों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने स्ट्रेस से खुद कोप हो जाता है, और वो धीरे धीरे अपने चैलेंजेस को खुद ही सॉल्व कर लेता है।
एम्पैथी बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग समझ बढ़ जाती है रिलेशनशिप्स के लिए। लैंग्वेज कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है प्रोफेशनल सेटिंग्स में तो, और पर्सनल सेटिंग्स में भी। अब नेगोशिएट, परसुएड और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की टेक्निक्स भी आ जाती हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, आर्टिकुलेशन और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ भी बढ़ जाते हैं। 28 ईयर ऑफ एन ओल्ड पर्सन स्टार्ट्स अ करियर, manages personal finances, build a family, develop cross friendships while planning for long term goals. Okay, it's an example. तो मिडिल अडल्टहुड, दैट इज़, अब आ गया मिडिल अडल्टहुड पर। ये है 40 से 60 साल की उम्र। इसमें मैच्योर अडल्टहुड भी बोलते हैं हम इसे, या फिर मिड लाइफ बोलते हैं। अब मिडिल अडल्टहुड, स्प्लिट ऑफ टंग, ये एक स्टेज है जहाँ पे लाइफ रिफ्लेक्शन होता है। 60 साल की उम्र में आकर इंसान सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पीछे क्या किया, या 50 या 40 साल की उम्र तक भी। इवन जब हम 30 या 35 के हो जाते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि शायद मैंने ये कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता। तो इसे लाइफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कि आप अपनी लाइफ को किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या आपने अपनी लाइफ को देखकर क्या रिफ्लेक्ट किया। स्टेबिलिटी आ जाती है। जनरेटिविटी मतलब आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं, आप जनरेट करते हैं। फिजिकल चेंजेस बहुत नोटिसेबल होते हैं, बट लाइफ एक्सपीरियंस इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब जब लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाती हैं, डिसीजन मेकिंग इनहांस होती है, और इमोशनल रिजैलेंस। नाउ व्हाट आर द फिजिकल डेवलपमेंट्स इन मिडिल अडल्टहुड इज ग्रेजुअली डिक्लाइन इन मसल्स। अब यहाँ पर डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो जाता है, मसल मास कम होता है, बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होने लग जाती है। विजन एंड हेयरिंग में डिक्लाइन, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग अपीयर्स लाइक रिंकल एंड ग्रे हेयर। हेल्दी मेंटेनेंस एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस बिकम क्रूशियल, बहुत ज़रूरी हो जाता है हेल्थ मेंटेन करना और लाइफस्टाइल चॉइसेस को रेगुलेट करना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्रिस्टलाइजेशन, इंटेलिजेंस, नॉलेज, विजडम, ये पीक पर होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है, थोड़ी बहुत डिक्लाइन हो जाती है, और बेटर जजमेंट और डिसीजन मेकिंग होती है एक्सपीरियंसेस की वजह से। ये इंटेलिजेंस थ्योरी है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। ओके, एबिलिटी टू मेंटोर एंड गाइड यंग कलीग इम्प्रूव। अब आप मेंटोर बन रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, यंगर जो आपके स्टूडेंट बच्चे हैं, या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं, या फिर आपके कलीग्स जो हैं, आपकी वो एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आप उन्हें गाइड कर सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस के हेल्प से। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्लानिंग स्किल स्ट्रेंथनिंग, अभी वो प्लानिंग स्किल्स जो हैं और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वो बहुत मजबूत हो जाती हैं, स्ट्रेंथ हो जाती है उनमें, वो स्ट्रेंथन हो जाती है, मजबूत हो जाती है। बिहेवियरल डेवलपमेंट, जैसे करियर पीक पर होता है, फोकस ऑन स्टेबिलिटी, अचीवमेंट, मेंटोरिंग यंगर जनरेशन एंड गाइडिंग फैमिली मेम्बर्स, मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस को आप मेंटेन करके चलते हो, अडेप्ट करते हो रूटीन टू फिजिकल चेंजेस, प्रिपेयरिंग फॉर रिटायरमेंट, सक्सेशन प्लानिंग एंड लेगेसी। आगे अपना जो भी आपका कमाया आपने इतने साल में वो किसको देना है, यहाँ पर ये सक्सेशन प्लानिंग की बात हो रही है, और लेगेसी। सोशल डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है, रिलेशनशिप जो है वो अपने पेयर्स और कलीग के साथ वो ज़्यादा कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव हो जाते हैं। चिल्ड्रन में बिकम इंडिपेंडेंट एंड सोशल रोल शिफ्ट। अब जो ये बच्चे थे वो बड़े बन जाते हैं, और जो बड़े हैं वो छोटे, जो बड़े हैं जो बच्चे थे वो बड़े बन जाते हैं, ठीक है। अब उनके और बच्चे हो जाएंगे, तो वहाँ पर ये सोशल रोल जो है ये शिफ्ट हो जाता है। नेटवर्क फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ कंटिन्यूज। इमोशनल डेवलपमेंट होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, रिजाइलेंस बहुत हाई होता है, अपनी अकम्पलिशमेंट पर रिफ्लेक्शन करता है। वहाँ पर मिड लाइफ क्राइसिस हो सकते हैं, इसमें ग्रेटर एम्पैथी, पेशेंस, पर्सपेक्टिव टेकिंग, फोकस ऑन जनरेटिविटी, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, आपने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करा और यंगर जनरेशन को क्या सिखा रहे हो। लैंग्वेज कम्युनिकेशन बहुत डेवलप होती है, वो तो हो गई होती है ऑलरेडी, पर अब वो पास ऑन भी हो रही होती है। इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं फैमिली वर्क्स कॉन्टेक्स्ट में। नेगोशिएट, कॉम्प्लेक्स किसी सिचुएशन में आ गए तो आप अच्छी तरह नेगोशिएट कर सकते हैं। वो मेंटोरिंग, गाइडिंग अदर थ्रू वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे 50 साल के कोई इंसान है, वो अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, फैमिली रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, और अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। लेट अडल्टहुड, 60 साल से ज़्यादा, 60 प्लस, यहाँ पे सीनियर
बोलते हैं, एल्डरली और रिटायरमेंट स्टेज बोलते हैं। लेट अडल्टहुड एक ऐसी स्टेज होती है, लेट अडल्टहुड, ओके। सो एक ऐसी स्टेज है जहाँ रिफ्लेक्शन, अडेप्शन और इमोशनल मैच्योरिटी की स्टेज है ये। यहाँ पे फिजिकल डिक्लाइन बहुत कॉमन है, बॉडी कमज़ोर होने लग जाती है, लेकिन विजडम बढ़ता है, पर्सपेक्टिव बदलता है और सोशल इंगेजमेंट एक बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट नोटिसेबल होता है क्योंकि स्ट्रेंथ डिक्लाइन हो रही है, मोबिलिटी कम हो जाती है, सेंसरी मोटर एबिलिटीज़ भी कम हो जाती हैं। यहाँ पे क्रॉनिक इलनेस का रिस्क होता है और रिकवरी भी कम धीरे हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। अडेप्टेशन टू, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एल्डरली को, सोच समझ के हर चीज़ खानी पीनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना पड़ेगा, डाइट, हेल्थ, लाइफस्टाइल सबको, एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। रिंकल, हेयर लॉस और बहुत स्टेमिना रिड्यूस हो जाता है, चल नहीं सही से चल पाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंट भी स्ट्रांग होती है और लाइफ एक्सपीरियंसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो बढ़ाते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंट जो है वो डिक्लाइन हो सकती है, जो कि मेमोरी है। विजडम एंड पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिसीजन इंक्रीज, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में कंटिन्यू थ्रू हॉबीज, वॉलंटियरिंग एंड और रीडिंग। Behavioral development में leisure activities, hobbies become more central, adjustment to retirement and reduce occupational roles, focus on health management, daily routine and maintaining independence, volunteering, community participation and family support rules, socially maintain meaningful relationship with families and friends, role as grandparents or mentor in the community. Social engagement prevents isolation, promotes well-being and participation in clubs, social groups and religion communities. इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली बहुत मैच्योर हो जाते हैं, वो लाइफ इवेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइफ को रिव्यू करते हैं, अपने हर तरह से लॉसेस से कोप हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज, चेंजिंग इन सोशल रोल्स, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैं स्टेजेस अभी डिस्कस नहीं करना चाह रही, इसलिए सिर्फ मैंने इनके यहाँ नाम मेंशन किए हैं, वो जब हम यूनिट 2 पर आएंगे तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। इंक्रीज एम्पैथी एंड फोकस इन नर्चरिंग अदर्स, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, क्लियर होती है, रिफ्लेक्ट करते हैं वो कम्युनिकेशन को, स्टोरी। अब एक जो एल्डरली एज का इंसान होता है वो अपनी कहानियाँ बताता है, आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। मेंटोरिंग, गाइडिंग, समझाना, गाइड करना, verbal and written communication, adapting communication for changing social and cognitive capacities. For example, 70 years old enjoying guiding, वो 70 year old जो इंसान है, दैट पर्सन एंजॉयज गाइडिंग चिल्ड्रंस, जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी एक्टिविटीज़, मेंटेनिंग सोशल एंगेजमेंट एंड रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस विद कंटेनमेंट। रोल ऑफ मेजर थ्योरीज इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, जेन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें बताया जाता है कि बच्चा जो है वो अलग अलग स्टेजेस में किस तरीके से सोचता है। ठीक है, इनेबल देम टू डिज़ाइन सुटेबल लर्निंग एक्टिविटीज़। एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी एक्सप्लेन करती है इमोशन और सोशल चैलेंजेस हर अलग अलग स्टेज में, और वो टीचर को हेल्प करेगा कि वो इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट कर सके एक स्टूडेंट की। लेव वाइगॉट्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी एम्फसाइज करती है कि सोशल इंटरेक्शन एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में और लर्निंग को गाइड करने के लिए। टीचर एक फैसिलिटेटर है, और ZPD की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। टीचर और स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या इसमें ज़रूरी है, नॉलेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हम टीचर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। कोई भी डिले है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, डिले को आइडेंटिफिकेशन होगा। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, अच्छा टीचिंग मेथड जो बच्चों के लिए सूट करे, और एक सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, टू अंडरस्टैंड इज एसेंशियल, समझना क्यों ज़रूरी है, ताकि अच्छी टीचिंग हो सके, असेसमेंट अच्छा हो सके और इंटरवेंशन अच्छा हो सके। थैंक यू सो मच, दीज आर द रेफरेंसेज आई हैव मैंशनड। अगर आपको और डीप स्टडी भी करनी है तो लॉरा एंड बर्क की बुक आती है ह्यूमन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट थ्रू द लाइफ स्पैन, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।